बंगाल में खेला हो गया, लेकिन असम में बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब रही। इस नतीजे ने असम के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी खासा असर डाला है। वजह है असम चुनाव की कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाल रखी थी। सीएम ने अपने विश्वास पात्रों के साथ यहां करीब 20 दिन तक डेरा भी डाला था। ऐसे में जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और जिन 47 सीटों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने ज्यादा ध्यान दिया था, वहां पर हार हुई है। जाहिर है बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने असम के नतीजों को आधार बनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की असफलताएं गिना दी हैं। डॉक्टर रमन सिंह लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश, अमेठी और बिहार के बाद अब असम में भी उन्हें असफलता मिली है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल इसे छत्तीसगढ़ मॉडल की असफलता बता रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ सरकार की, क्योंकि लगभग पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने के बजाय असम में लगी हुई थी और यहाँ कोरोना के संक्रमण से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सरकार दोनों मोर्चे पर, एक तरफ कोरोना के मोर्चे पर भी असफल साबित हुई, दूसरी तरफ असम के मोर्चे पर भी असफल साबित हुई। और ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी असफलता है कि छत्तीसगढ़ की जनता तो निराश है ही, असम की जनता ने भी इनकी नीतियों को नकार दिया। इधर 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद हलचल कांग्रेस में भी है। विधायक शकुंतला साहू का एक ट्वीट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने दूसरी पार्टी की जीत में खुश होने के बजाय पार्टी को आत्ममंथन की सलाह दी है। डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से इन 5 राज्यों के चुनाव में उनकी उपयोगिता क्यों नहीं समझी। और यदि नेता के चुनाव प्रचार करने के बाद हार की जिम्मेदारी प्रचार करने वाले नेता पे होती है, तो श्री रमन सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए कि बंगाल में 22 से अधिक रैली करने के बाद और तमिलनाडु में 8 से अधिक रैली करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बहरहाल जहां 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से देश में सियासी हलचल मची हुई है। हालांकि इन राज्यों का छत्तीसगढ़ से सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी शांत नहीं है। असम चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर होने की वजह से बीजेपी इन नतीजों को लेकर लगातार हमलावर है। जाहिर है आने वाले कुछ दिनों तक असम के नतीजे छत्तीसगढ़ को सम नहीं होने देंगे। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। रविवार को 5 राज्यों के नतीजों ने देश की सियासत को एक नई दिशा दी है और इसका असर छत्तीसगढ़ पर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। असम में कांग्रेस की हार ने बीजेपी को सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलने का मौका दे दिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल की असफलता करार दिया, तो कांग्रेस ने पलटवार कर बीजेपी को बंगाल चुनाव की याद दिला दी है। तो बीजेपी के आरोप और कांग्रेस का क्या कुछ उस पर जवाब है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। अनुराग अग्रवाल साहब जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और आज न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में मोहन तिवारी, हमारे विशेष संवाददाता, इस वक्त रायपुर स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत चूंकि आरोप बीजेपी की तरफ से हैं, तो अनुराग अग्रवाल साहब से शुरुआत करूंगा। अनुराग अग्रवाल साहब, क्या कुछ आरोप आपकी पार्टी लगा रही है? हालांकि हमने उन तमाम बयानों को देखा और सुना है जिसमें यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ में हालात खराब थे, वजह कोरोना संक्रमण था, लेकिन आपका दावा है कि सरकार पूरे समय असम में डेरा डाली रही और हासिल वहां भी कुछ नहीं हुआ है। श्री अजय चंद्राकर जी ने की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वहां पे तो धन भी गया और धर्म भी गया। आपको वहां के प्रत्याशियों को छत्तीसगढ़ में लेकर आकर पर्यटन करा के शराब तक पिलाना पड़ा। जिस महीने भर तक पूरे मंत्रिमंडल को लेकर भूपेश जी आसाम में बैठे रहे, उनका बड़बोलापन जारी रहा। उन्होंने कहा कि आसाम में भी छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा। उन्होंने वहां 5G की परिकल्पना दी थी। वहां की जनता ने उसे पूर्ण रूप से नकार दिया। उनका तो बड़बोलापन का हालत ये था कि कुछ दिन उन्होंने कहा था कि पहले दौर में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिख रही थी, दूसरे और तीसरे दौर में तो उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज जो परिणाम आए हैं उसके बाद आत्ममंथन की जरूरत है भूपेश जी को।
अब तो उनको अपने मन की नहीं, अपने विधायकों के मन की बात सुननी चाहिए। जो शकुंतला जी ने कहा कि कांग्रेस के आत्ममंथन का समय है, आप स्वयं, आपके 500 कार्यकर्ता, पूरा मंत्रिमंडल और छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे पे तनख्वाह पाने वाले आपके सलाहकार तक असम में जाके बैठे रहे, लेकिन आप वहां विजय नहीं दिला पाए। हम तो पहले बार ही कहे थे कि आपको तो वहां जाके छत्तीसगढ़ के वहां रहने वाले 25 लाख जनता से माफी मांगना चाहिए कि कांग्रेस के कारण उनको अपनी जमीन छोड़कर वहां रहना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल जी का बड़बोलापन पूरे चुनाव के दौरान व्याप्त रहा। इनके अपने 10 जनपद में नंबर बढ़ाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी दांव पे लगा दी। 1 मार्च को जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज मात्र 267 हुआ करते थे, चुनाव खत्म होते होते 10,000 से ऊपर मरीज छत्तीसगढ़ में रहे और छत्तीसगढ़ को देखने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे उन्होंने किसी को कोई दायित्व देकर नहीं गया था। और हमारे तो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी जो कहते हैं कि जहां जहां कदम पड़े संतन के तहाँ तहाँ वंठाधार, बिहार में भी ये हरा के आए, उत्तर प्रदेश में अमेठी में ये हरा के आए, और आज असम की हार बताती है कि इनके छत्तीसगढ़ में जीत जो थी वो तुक्का थी। और ये छत्तीसगढ़ मॉडल की बात बढ़ चढ़कर करते थे, वो तो वहां पूर्ण रूप से फेल हो गया। ठीक, सुरेंद्र वर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और वर्मा साहब, आप अग्रवाल साहब के तमाम उन आरोपों को सुन रहे थे। इससे पहले भी जो बीजेपी नेताओं ने तमाम आरोप या तो बयान के जरिए या फिर ट्वीट के जरिए लगाए हैं, वो आपने भी देखे और सुने होंगे। मैं चाहूंगा एक बार आप पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखें, उसके बाद सवालों के कुछ और दौर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आरोप लगा कौन रहे हैं और किस प्रकार के लगाए जा रहे हैं। अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, जो भाजपा के सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक है, ना उनको कभी नेता प्रतिपक्ष के लायक समझा गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ना उनको कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रमन सिंह जी, सोहेल भाई, मैं ये समझता हूँ कि देश की राजनीति में रमन सिंह से अधिक अविश्वसनीय व्यक्ति कोई नहीं बचा है, जो 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए 2.5 साल पहले। ना उनको किसी राज्य का क्षेत्राधिकार मिला, ना उनको कार्यकारी भूमिका मिली। कभी स्टार प्रचारक की सूची आती है, उनका नाम गायब रहता है। देखिए, किसी भी प्रदेश के लिए कोई भी पार्टी का नेता यदि ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी जाती है, प्रमुख प्लेयर की भूमिका में आते हैं, वो प्रदेश के गौरव की बात है। निश्चित रूप से हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी की स्वीकार्यता है और उनके काम का ही नतीजा है कि हम वहां छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। मूल बात सोहेल जी, जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये चुनाव के परिणाम देख ले। निश्चित रूप से असम की जहां तक बात है, भाजपा और कांग्रेस के वोट परसेंट में केवल 3% का अंतर है। और वहां के जो प्रमुख पत्रकार हैं, ठाकुरिया जी और वैद्यनाथ जी का मैं बयान सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बिहार में ओवैसी से दुराभी संधि करके पिछले दरवाजे से उनको खड़े करवा के जो वोट का नुकसान किया गया, लगभग उसी प्रकार से जो सीए के बाद में जो राज्य में 2 दल बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, असम जाति परिषद और राइजोल दल, 13.7% उनको मिला है। और भाजपा और कांग्रेस का वोट अंतर जो है वो केवल 3% का है। तो निश्चित रूप से मूल अंतर है। सुरेंद्र वर्मा साहब, सुरेंद्र वर्मा साहब, माफ कीजिए आपकी बात बीच में काट रहा हूं, लेकिन दरअसल जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, आपने बिहार का जिक्र भी किया और असम पर आप बात कर ही रहे थे। एक स्टार प्रचारक के तौर पर भूपेश बघेल पार्टी में जो चेहरा है उस पर, उससे किसी को इनकार नहीं है। और यकीनन जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां एक स्टार प्रचारक के तौर पर जाना उनका हक भी बनता है और कांग्रेस उससे फ़ायदा भी यकीनन उठाना चाहेगी। लेकिन शायद इस बार टाइमिंग को लेकर ज़्यादा सवाल है। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में है जो कोरोना अति संक्रमित राज्य है। ऐसे में बीजेपी उस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि जब आपकी जिम्मेदारी राज्य के भीतर बनती है तब आप राज्य छोड़कर असम जाते हैं, और फिर दूसरी बात उसमें ये जुड़ती है कि फिर वहां पर भी आपको कुछ हासिल नहीं होता। इस टाइमिंग को लेकर आप जी सोहेल भाई जिस टाइमिंग पर ये आरोप लगा रहे हैं जी, ये खुद के गिरेबान पर छाप के देखे। जब भूपेश बघेल जी वहां की चुनाव कमान संभाले, 2 महीना मेहनत किए, वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उस समय छत्तीसगढ़ में जो पॉजिटिविटी दर जो थी वो 0.99 थी, 1% से भी कम था। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, और उससे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री वेस्ट बंगाल में चुनावी रैली में क्या बोलते हैं कि यदि 200 सीट से कम आती है तो मैं जेब में इस्तीफा रखा हूं। कहां गया वो उनका इस्तीफा? कांग्रेस और भाजपा में सोहेल भाई अंतर यही है, हम अपने काम को सामने रख के वोट मांगते हैं।
छत्तीसगढ़ मॉडल जो प्रस्तुत किया गया, हमारे जो कर्ज माफी है, हमारे जो 2500 रुपए में धान की खरीदी हो रही है, यहाँ जो रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, 2.5 साल में जो 33 राष्ट्रीय अवार्ड जो प्राप्त करके छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण स्थापित किया, हम उस पर वोट मांगे। भाजपा में ये साहस नहीं है कि ये 2 करोड़ रोजगार के नाम पर वोट मांगे, ये कालाधन लाने के वो नाम पर वोट मांगे, ये 15-15 लाख पर वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल संविधान विरोधी जो इनकी सोच है, जो सांप्रदायिक नीति है, भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश में केवल इसलिए जाते हैं चुनाव के दौरान कि जो ध्रुवीकरण का लाभ मिल सके। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए तमिलनाडु में जीरो कैसे, इनके पाप के कारण से नवरमुख को नुकसान हुआ, केरल में जीरो कैसे, ये बात करते हैं। एक चेहरा इसी चुनाव परिणाम का सोहेल भाई यह भी है कि पूरे देश में जो 5 राज्य और ये उपचुनाव के परिणाम आए हैं, 224 सीटों पर चुनाव हुआ, कांग्रेस और गठबंधन 265 में जीती है। निश्चित रूप से असम के परिणाम जो है, हमें उम्मीद ज्यादा थी, ये हमारे लिए चिंतन का विषय है, हम विधानसभा वार चिंतन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केरल में जीरो हो जाती है, जो 200 प्लस का आंकड़ा था पश्चिम बंगाल में, यहाँ ये दो अंकों में सिमट जाते हैं। जो तमिलनाडु है वहां पर ये जीरो रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता स्वीकार की। इसी असम में जो लोकसभा चुनाव की तुलना करें हम तो 4% वोट कम हुए भारतीय जनता पार्टी के। मैं लौटता हूँ आपके पास, भाजपा में अंतर जो है केवल 3% का है। मैं लौटता हूँ आपके पास। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता हैं बंसल न्यूज़ के। और मोहन तिवारी दरअसल हमारे लिए इस चर्चा में महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि चाहे इस वक्त सरकार और सरकार के नुमाइंदे छत्तीसगढ़ में हों या फिर वो असम चुनाव में बिजी रहे हों, मोहन तिवारी वो शख्स थे जो लगातार छत्तीसगढ़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। मोहन जानना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है और उस पर कांग्रेस सफाई दे रही है, इन आरोप और सफाई के बीच दरअसल छत्तीसगढ़ के हालात आपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या कुछ देखे? क्या आपको ऐसा लगा कि सरकारी नुमाइंदों या फिर हुक्मरानों के असम में होने से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं या फिर व्यवस्थाओं पर कोई फर्क पड़ा, या फिर आपको लगा कि नहीं, दोनों तरफ चीजें बैलेंस थी? देखिए सुहेल जी, आज इस चर्चा की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि एक वेटेज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से और यहाँ के प्रमुख जो नेता हैं उनकी ओर से ये लेने की कोशिश की गई थी उस समय जब असम की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर के रूप में दी गई थी। 2 महीने उन्होंने वहाँ सेटअप बनाया, यहाँ से करीब 300 लोगों की टीम गई, अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी लेकर वहाँ पर काम कांग्रेस ने भी किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ पर कैंप करके भी किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का जो संक्रमण है वो जरूर बढ़ा, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि आज का समय ऐसा युग है कि एक जगह से बैठ के दुनिया में कहीं भी बात की जा सकती है, निर्देश दिए जा सकते हैं। तो वहाँ से मुख्यमंत्री असम में जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी वहाँ से मॉनिटरिंग की, जो निर्देश थे वो दिए और जिस ढंग से संक्रमण था उसको लेकर सरकार ने कदम भी उठाए। फिलहाल ये जो पूरी चर्चा है वो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो गई क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से सियासी दावे जो किए गए थे और छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर देश जीतने की बात जो है वो कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो मॉडल सियासी रूप से कांग्रेस ने अपनाया उसे बाकी जिलों में या प्रदेश में लागू करके जीत हासिल की जा सकती है और वो उसकी टेस्टिंग के लिए असम को चुना गया और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारा जोर लगाते हुए दिखे और वही पैटर्न जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनाया था, यानी बूथ कमेटी बनाना, फिर कार्यकर्ताओं की टीम बनाना, फिर जोन का गठन करना, फिर उनको प्रशिक्षण देना और उसकी ट्रेनिंग के बाद ट्रेन कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारना, ये पूरा काम 3 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर किया। तो एक जो मॉडल था जिसे बार बार ये दावा किया जा रहा था कि मोदी का रथ जो है वो रोकने में कामयाबी मिली और एक बड़ी जीत जो छत्तीसगढ़ में मिली उसे प्रयोग के तौर पर असम में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके परिणाम जो है वो आशा के अनुकूल नहीं आए हैं। तो उसका क्रिटिसिज्म भी कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है और क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे इसलिए अब भाजपा को बोलने का मौका मिल गया है।
असम इसलिए ज़्यादा जरूरी चर्चा में ये है क्योंकि छत्तीसगढ़ के 10 लाख लोग जो कि मजदूर के रूप में वहाँ पर चाय पत्ती तोड़ने का काम करते हैं वो रहते हैं। इसलिए ये भी बताया गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार कैसे काम कर रही है, तो छत्तीसगढ़िया वोट जो है वो कांग्रेस को मिल जाएंगे। तो इन तीनों मोर्चों में जो सफलता और असफलता के परिणाम सामने आए हैं, कांग्रेस उसे अपने नज़रिए से देख रही है, भाजपा उसे अपने नज़रिए से देख रही है। लेकिन अब मौका भाजपा को मिल गया है उन सभी बातों पर सवाल उठाने का कि वहाँ पर जो मॉडल है वो सफल नहीं हुआ, विकास कार्य को बताया गया वो सफल नहीं हुआ, और उसके बाद जो परिणाम आए हैं उसकी तुलना कोरोना का केसेस जो बढ़े हैं उससे की जा रही है। इसलिए ये सियासी दंगल हमें देखने को मिल रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि केसेस बढ़े और जो मॉडल प्रस्तुत किया गया उसे आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली। जी ठीक, अनुराग अग्रवाल साहब आपकी तरफ आता हूँ, सवाल आप ही से है। असम उन 5 राज्यों में से एक था जिनमें इस बार हमने चुनाव देखे, अलग अलग राज्यों में परिणाम भी अलग अलग आए। असम के बाद निकलकर अगर दूसरे राज्यों की तरफ रुख करें, आप ये भी देख सकते हैं कि जहां पर दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां के जिम्मेदारों ने भी दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाला, और इस बीच उनके खुद के राज्यों में क्या कुछ हुआ, आंकड़े कितने बढ़े, बीमार कितने बढ़े और मरने वालों की तादाद कितनी बढ़ी, इसकी जिम्मेदारी क्या बीजेपी उन्हें क्रिटिसाइज करेगी या फिर आपका फोकस सिर्फ छत्तीसगढ़ है और भूपेश सरकार है? उस सीमा के अंदर ही रह के उसको कार्य करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ जी। अगर देश की बात करें तो देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश को देख रहे हैं और जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो देश को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ की बात इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं छत्तीसगढ़ का प्रवक्ता हूँ जी। जब आप हमेशा मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं कर सकते, जब आपको वहां पे जिम्मेदारी मिली तो आपने बड़बोलापन से सबसे पहले प्रश्न उठाया रमन सिंह जी के ऊपर कि उनको किसी भी राज्य में स्टार प्रचारक का दर्जा नहीं दिया गया, और हमें देखिए वहां की जिम्मेदारी दी गई है, हम तो वहां जीत के लाएंगे और छत्तीसगढ़ का मॉडल वहां पे सफल होकर रहेगा। माननीय रमन सिंह जी ने 3 जगह सभाएं ली, 3 जगह आशातीत परिणाम मिले। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को 26 सीट पर जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें से 21 सीट ये जीत कर लेकर आए। कांग्रेस के प्रवक्ता कितने भी चीख चीख कर कहें, लेकिन एक बात इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि असम में 7% वोट का अंतर रहा। ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं धोखे से कि जब असम में प्रचार चालू किया तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण 0 के लगभग था, मतलब 276 के आसपास मरीज अगर छत्तीसगढ़ में मिल रहे थे तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधर रही थी। लेकिन जैसे माननीय मोहन जी ने कहा कि अभी ग्लोबल विलेज के दौर में आप कहीं भी बैठ के कहीं का नियंत्रण कर सकते हैं जी। जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बैठक रखी, उस बैठक में आप शामिल होना जरूरी नहीं समझे, और उस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को शामिल करने की बजाय आपने गृह मंत्री को शामिल होने के लिए कहा। वास्तव में पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है ये सरकार। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आपसी अहम का भुगतान ये सरकार कर रही है। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश अगर कोरोना से संक्रमित हो रहा था, उस समय आप डांस करेंगे, उस समय वहां के प्रत्याशियों को बुलाकर यहाँ पे पार्टी करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता की जवाबदारी बनती है, सुरेंद्र वर्मा साहब, समय कम है, 1 मिनट मेरे पास है। आपने तमाम अग्रवाल साहब के आरोप सुन लिए, इसके अलावा ये भी कि जिस आरोपों की बात शुरू में अगर उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी आपको मिली थी असम की, आप वो जिम्मेदारी खामोशी से निभा भी सकते थे, लेकिन उस जिम्मेदारी के मिलते ही आपने बीजेपी को कोसना शुरू किया, और अब चूंकि आपका फेल्योर सामने आया इसलिए अब बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिला है। सोहेल भाई, नीति और नियत की तो बात ही अलग है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रत्याशियों के भी टोटे हो गए हैं। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में 37 विधायक जो टीएमसी के थे उनको बुलाकर दिया गया, पूरे देश में 200 से अधिक प्रत्याशी जो दूसरी पार्टियों से, यहाँ तो इनके प्रभारी ही आयातित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ना तो नीति है ना नियत है, केवल और केवल चुनाव मोड से ये बाहर नहीं निकल पाते। ठीक, लगातार ये सोहेल भाई देखिए, आज देश में 4.25 लाख जो संक्रमित निकल रहे हैं, ये किसकी नाकामी है? दुनिया भर की मीडिया में मोदी जी की नीतियों की आलोचना हो रही है, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ये इनके मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं कि किसी प्रदेश में वेंटिलेटर की कमी नहीं है। 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार 285 वेंटिलेटर की मांग करते हैं, और ये बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि न कहीं बेड की कमी है, न कहीं वेंटिलेटर की कमी है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। आरएसएस की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। हम तो अपने काम पर वोट मांगते हैं और आगे भी मांगेंगे। इनको अपने वादे याद नहीं रहते, ये तो जुमले घोषित करने वाले लोग हैं। सोहेल भाई, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही मूल अंतर है। हम तो भूपेश बघेल जी के 2.5 साल के कार्यकाल और काम पर हम वहाँ वोट मांगे थे। वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया, निश्चित रूप से 2 साल की उपलब्धि का ही परिणाम है कि 2 महीने में हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। और जो फासला है वो केवल 3% का है। और भारतीय जनता पार्टी का देखें हम तो लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव में 4% की कमी आई है। तो निश्चित रूप से यह कहना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है, ये प्रचारित करने का एक नजरिया हो सकता है। निश्चित रूप से आंकड़ों की समीक्षा हम करेंगे, जो आंकड़े आए हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है। निश्चित रूप से इसकी समीक्षा बिल्कुल, न सिर्फ आपको उन तमाम राज्यों के नतीजों के आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है उसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। और ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा सोचना है और तमाम लोगों का सोचना है कि तमाम सरकारें और उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां जो कुछ भी राजनीति करती हैं वो उनका कर्तव्य है, वो राजनीति के लिए ही बनी है, लेकिन इस बीच जनता का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना वो अपनी पार्टी या फिर अपने हितों के लिए सोचती हैं। अनुराग अग्रवाल साहब, सुरेंद्र वर्मा साहब, मोहन तिवारी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज के इस मुद्दा में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।